Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एवं ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ज्यामितीय समावयवों के विन्यासों का निर्धारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ज्यामितीय समावयवी रूप दो रूप में पाए जाते हैं, समपक्ष में और विपक्ष में। तो इन दोनों को हम किसी सॉल्यूशन में से या विलयन में से किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, उसके विभिन्न मेथड हैं। फर्स्ट मेथड हम इसमें देखेंगे चक्रीकरण विधि या साइक्लाइजेशन मेथड। समपक्ष समावयवों में क्रियात्मक समूह एक ही तरफ होने के कारण, जैसे यहाँ हम देखें समपक्ष में क्या होता है, एक ही तरफ क्रियात्मक समूह होते हैं, तो उनकी अंतःक्रिया द्वारा अणु का शीघ्रता से क्या हो जाता है, चक्रीकरण हो जाता है। किंतु विपक्ष रूपों में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उसके जो दोनों क्रियात्मक समूह विपरीत दिशा में हैं। जैसे हम यहाँ देखें मैलाइक एसिड, मैलाइक एसिड में दोनों कार्बोक्सिलिक समूह एक ही दिशा में है, अर्थात समपक्ष रूप में है। तो यदि हम मैलाइक अम्ल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल, और क्या प्राप्त होगा हमें, मैलाइक एनहाइड्राइड। जबकि फ्यूमेरिक अम्ल में ऐसा 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन यदि हम फ्यूमेरिक अम्ल को, जिसमें कि कार्बोक्सिलिक समूह के हैं विपरीत दिशा में, 275 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें तो उसका पाई बंध दुर्बल होकर पहले क्या हो जाता है, उसका घूर्णन, वो समपक्ष में कन्वर्ट हो जाता है और मैलाइक एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से साइक्लाइजेशन मेथड के द्वारा हम समपक्ष समावयवी एवं विपक्ष समावयवों को पृथक कर सकते हैं। सेकंड मेथड है इसका द्विध्रुव आघूर्ण विधि या डायपोल मूवमेंट मेथड। जैसे कि हम जानते हैं कि जो समपक्ष रूप हैं द्विध्रुव आघूर्ण वाले होते हैं, जबकि विपक्ष रूपों का कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसका कारण यहाँ भी हम देखें कि जो विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें डाइक्लोरोएथीन, तो इसमें जो समपक्ष रूप है उसके द्विध्रुव आघूर्ण था म्यू का मान होता है 1.85 डिबाई, लेकिन जो विपक्ष रूप है उसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। इसका कारण क्या है कि ये विपरीत दिशा में क्रियात्मक समूह होने के कारण एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों को उदासीन कर रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर क्या होगा, म्यू का मान 0 आता है। इसी प्रकार से हम देखें 2-ब्यूटीन के अंतर्गत, तो 2-ब्यूटीन अर्थात समपक्ष या सिस रूप में म्यू का मान होता है 0.4 डिबाई, जबकि विपक्ष रूप में म्यू का मान क्या होता है, 0 होता है। क्यों, ये एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है उसको क्या कर रहे हैं, उदासीन कर रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, म्यू का मान 0 होता है। यदि ऐसे ज्यामितीय समावयवों में जिनमें कि दोनों परमाणु अर्थात दोनों जो ये वाले परमाणु हैं उनको विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले हों, अर्थात विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जुड़े हों, तो समपक्ष रूप का द्विध्रुव आघूर्ण विपक्ष रूप की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि इस परिस्थिति में विपक्ष रूप में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जुड़ जाएगा, जबकि समपक्ष रूप में वो उदासीन हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देखें 1-क्लोरोप्रोपीन, इसके सिस रूप में म्यू का मान होता है 1.71 डिबाई। इसमें एक ही डायरेक्शन होने के कारण म्यू, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है वो कुछ उदासीन हो जाता है। जबकि इसका विपक्ष रूप देखें 1-क्लोरोप्रोपीन का, तो यहाँ म्यू का मान कितना आता है, 1.97 डिबाई आता है। तो विपक्ष रूप में ये प्रभाव क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इस कारण से यहाँ पर तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और समपक्ष में म्यू का मान कम हो रहा है। थर्ड मेथड है इसका गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा भी हम समपक्ष एवं विपक्ष रूपों को पहचान सकते हैं। उसके आधार पर सामान्यतः विपक्ष रूपों में जो वांडर वाल्स बल है समपक्ष रूपों की तुलना में क्या होता है,
अधिक होता है। अतः इनके जो गलनांक हैं, क्वथनांक भी क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें, जो मैलयिक अम्ल है अर्थात वो सिस रूप में है, तो उसका गलनांक कितना है, 130 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि फ्यूमेरिक अम्ल जो कि विपक्ष रूप में होता है, उसका गलनांक का मान होता है 287 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से हम देखें एलोसिनेमिक अम्ल सिस रूप में इस होता है, इस कारण से इसका गलनांक कितना होता है, 68 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि सिनेमिक अम्ल जो कि विपक्ष रूप में होता है, उसका गलनांक का मान होता है 133 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात विपक्ष रूपों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिस रूप की तुलना में ज़्यादा होता है। यहाँ हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि यदि विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह दोनों कार्बन परमाणु पर जुड़े हों तो वान डर वाल बल समपक्ष रूप का अधिक हो जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में समपक्ष रूपों के गलनांक व क्वथनांक विपक्ष रूपों से अधिक होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें आइसोक्रोटोनिक अम्ल, इसमें विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले दोनों समूह हैं, अतः यहाँ पर यह प्रभाव जुड़ जाएगा। इस कारण से इसके मेल्टिंग पॉइंट का मान कितना आता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि हम देखें क्रोटोनिक अम्ल जो कि विपक्ष रूप है, तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें क्या होगा, वान डर वाल्स बल क्या हो जाएगा, समपक्ष की तुलना में थोड़ा कम हो जाएगा। अतः यहाँ मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर तो जो वान डर वाल्स बल हैं वो जुड़ रहे हैं समपक्ष रूप में होने के कारण, इस कारण से 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि यहाँ वान डर वाल्स बल कम होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट 72 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। इसके अतिरिक्त अब आधुनिक विधियों में एक्स किरण एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से भी ज्यामितीय समावयवों के विन्यास का निर्धारण किया जा सकता है। अब हम देखेंगे नामकरण की ई-जेड पद्धति। ज्यामितीय समावयवों की जो नामकरण की आधुनिक पद्धति है वो है ई व जेड। ई तथा जेड नाम ट्रांस तथा सिस के समरूप होते हैं। जेड का तात्पर्य ये है जर्मन शब्द से ज्यूसामैन, जिसका अर्थ होता है साथ साथ अर्थात सिस। ई का तात्पर्य जर्मन शब्द एंटाजन से होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, ट्रांस अर्थात अलग अलग। यदि अणु में अनुक्रम नियम के अनुसार अधिक प्रायिकता वाले समूह एक तरफ हों तो कौन से होंगे, जेड, जिसको कि हम सिस बोलेंगे। और जो यदि वो विपरीत दिशा में हो तो वो ई अर्थात ट्रांस रूप में होते हैं। तो ई जेड नामकरण पद्धति से इस नियम का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। सर्वप्रथम देखेंगे, द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणु अथवा समूह को अनुक्रम नियम के अनुसार लिखते हैं। फिर दोनों परमाणु के उच्च प्रायिकता अथवा वरीयता वाले परमाणु या समूह एक ही तरफ हैं अथवा विपरीत हैं। यदि वो एक ही तरफ होंगे तो कौन सा अणु का विन्यास हो जाएगा, जेड अर्थात सिस रूप। और यदि वो विपरीत दिशा में हैं तो क्या होगा, उनका विन्यास ई अर्थात ट्रांस होगा। इसको हम निम्न एग्जाम्पलों के द्वारा समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2-ब्यूटीन। ये जो द्विबंधित कार्बन परमाणु है, इधर जुड़ा हुआ है मैथिल समूह और इधर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। मैथिल और एथिल में यहाँ पर है कार्बन और यहाँ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और कार्बन का होता है 6, अतः अधिक प्रायिकता वाला समूह कौन सा हो जाएगा, CH3। इसी प्रकार से यहाँ भी अधिक प्रायिकता वाला समूह CH3 है और हाइड्रोजन वाला कम होगा। अब अधिक प्रायिकता वाला जो 1-1 है वो एक तरफ है अर्थात सिस है, अर्थात जेड रूप में होगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, Z2-ब्यूटीन। इसी प्रकार से यहाँ हम देखें कि जो अधिक प्रायिकता वाला समूह है वो इधर है और इधर नीचे वाले कार्बन पे अधिक प्रायिकता वाला समूह इधर की तरफ अर्थात विपरीत दिशा में है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, E2-ब्यूटीन। अब हम देखेंगे 1,2-डाइक्लोरोएथीन। 1,2-डाइक्लोरोएथीन में कार्बन से जुड़ा हुआ है Cl है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, अतः Cl की प्रायिकता हाइड्रोजन से अधिक है। तो ये यदि Cl दोनों एक ही तरफ होंगे तो Z होगा और यदि ये दोनों विपरीत दिशा में हैं तो कौन सा रूप हो जाएगा, E रूप इसका हो जाएगा।
नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देखेंगे कि जो 1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन, इसके अंदर अब हम देखें यहाँ मैथिल है और यहाँ हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1, अतः अधिक प्रायिकता वाला कौन सा समूह है? मैथिल समूह। अब यहाँ देखें ब्रोमीन और क्लोराइड, तो ब्रोमीन का 53 होता है और Cl का 17, अतः अधिक प्रायिकता वाला समूह कौन है? Br। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों अधिक प्रायिकता वाले समूह एक ही तरफ है, तो Z 1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन हो जाएगी। और यहाँ अधिक प्रायिकता वाले समूह विपरीत दिशा में, अतः इसका नामकरण क्या हो जाएगा? E1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखें कि यहाँ CH3 है और Br है, अधिक प्रायिकता किसकी होगी? Br की होगी CH3 की तुलना में। और हाइड्रोजन और Cl में किसकी अधिक प्रायिकता होगी? Cl की, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 और हाइड्रोजन का 1 है। तो यदि ये अधिक प्रायिकता वाले समूह इसमें ये है और इधर ये है, तो एक ही दिशा में है या एक ही तरफ है, तो कौन सा होगा? Z2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन। जबकि हम यहाँ देखें कि Cl इधर है और Br इधर, अर्थात विपरीत दिशा में है, तो इसका नामकरण क्या होगा? E2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन। अब हम देखेंगे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आइडोप्रोपीन में, यहाँ हम देखें CH3C और I में I का अधिक एटॉमिक नंबर होता है और CH3 का कम, तो I की प्रायिकता अधिक हो जाएगी। इसी प्रकार Cl Br में Br की प्रायिकता अधिक है। तो अब हम देखें कि यदि अधिक प्रायिकता वाला आयोडीन और Br एक ही तरफ है, तो इसका नामकरण क्या होगा? Z1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आइडोप्रोपीन। यहाँ अधिक प्रायिकता वाले क्या हैं? विपरीत दिशा में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 ब्रोमो आयोडीन E वाला हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें कि 1 क्लोरोप्रोपीन 1,2 डायोल के ट्रांस रूप का नामकरण Z होगा, जबकि सिस का ही होगा। जैसे ही हम यहाँ देखें, जो Cl है और OH है, इसमें प्रायिकता किसकी अधिक है? Cl की अधिक है। और OH और CH3 में प्रायिकता किसकी अधिक है? O की। अर्थात अधिक प्रायिकता वाले समूह क्या हैं? एक तरफ हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? Z1 क्लोरोप्रोपीन 1,2 डायोल। जबकि हम देखेंगे जो क्रियात्मक समूह विपरीत दिशा में हो रहे हैं, लेकिन प्रायिकता के अनुक्रम के जो नियम है उसके आधार पर हम नामकरण करते हैं, अतः ये क्या होगा? Z। इसी प्रकार से यहाँ हम देखें कि क्रियात्मक समूह तो एक तरफ है, लेकिन जो प्रायिकता वाला अनुक्रम नियम है उसके अकॉर्डिंग Cl की प्रायिकता OH से अधिक है और CH3OH में OH की प्रायिकता अधिक है, अतः ये विपरीत दिशा में अधिक प्रायिकता वाले, तो ये क्या हो जाएगा? E1 क्लोरोप्रोपीन 1,2 डायोल। अब हम देखेंगे 1 ब्रोमो 1,2 डाई क्लोरोप्रोपीन में ट्रांस रूप Z, जबकि सिस E है। जैसे ही हम यहाँ देखें ब्रोमीन और क्लोरीन में किसकी प्रायिकता अधिक होती है? ब्रोमीन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर अधिक है। इसी प्रकार Cl और CH3 में Cl की प्रायिकता अधिक है, अतः अधिक प्रायिकता वाले एक ही तरफ हैं, तो ये Z1 ब्रोमो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ देखें कि जो Cl और Br में Br की प्रायिकता अधिक है और Cl CH3 में Cl की अधिक है, अर्थात ये विपरीत दिशा में है, तो यहाँ E हो जाएगा। जबकि ऐसे ये क्या देखे तो हम क्या दिख रहा है? सिस। तो इस प्रकार से जो प्रायिकता का अनुक्रम नियम है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करते हैं? अधिक प्रायिकता वाले समूह को देखते हैं। यदि अधिक प्रायिकता वाले समूह एक ही तरफ हैं तो वो कौन सा रूप हो जाएगा? Z। और यदि विपरीत दिशा में है अधिक प्रायिकता वाले समूह तो वो कौन सा रूप हो जाएगा? E। तो इस प्रकार से हम ज्यामितीय समयों का EZ रूप में नामकरण करते हैं। अब हम देखेंगे ऑक्जिमो तथा साइक्लोएल्किलो में ज्यामितीय समयवता किस प्रकार से होती है। तो जिन यौगिकों में कार्बन नाइट्रोजन द्विबंध होता है वे ज्यामितीय समयवता दर्शाते हैं। नाइट्रोजन एक त्रिसंयोजित तत्व है, अतः द्विबंध बनाने के बाद उसकी एक ही संयोजकता बचती है। अब यदि उस पर जुड़ा हुआ जो समूह है, यदि कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन की ओर होता है तो सम या सिन कहलाता है, सिन विन्यास। और यदि कार्बन पर जुड़े हाइड्रोजन के विपरीत दिशा में हो तो क्या कहलाता है? एंटी या प्रतिरूप कहलाता है।
सिन व एंटी पद सिस व ट्रांस के समरूप है। जैसे कि हम यहाँ देखें एल्डोक्सिक में, तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ OH एक ही दिशा में है तो ये सिन हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन और OH समूह क्या है, विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा, एंटी रूप हो जाएगा। कीटो ऑक्जिन भी सिन व एंटी समावयवता दर्शाते हैं, किंतु इसके लिए कीटोन कैसा होना चाहिए, मिश्रित होना चाहिए, अर्थात उसके दोनों एल्किल समूह क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जो छोटा एल्किल समूह है वह OH समूह यदि एक ही तरफ हो तो क्या कहलाएगा, सिन, और यदि छोटा एल्किल समूह और OH समूह क्या हो, विपरीत दिशा में, तो क्या कहलाएगा, एंटी रूप। जैसे कि हम यहाँ देखें, यहाँ मैथिल और एथिल है, तो मैथिल की प्रायिकता एथिल की तुलना में कम है, तो OH उसी दिशा में जिधर कम प्रायिकता वाला समूह है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सिन। और यहाँ OH क्या है, विपरीत दिशा में कम प्रायिकता के, तो ये क्या कहलाएगा, एंटी रूप कहलाते हैं। यहाँ एक और बात हम ध्यान रखने की है कि जो साइक्लोएल्किन जैसे चक्रीय यौगिक भी उपयुक्त दोनों शर्तों का पालन करते हैं, उनमें द्विबंध तो नहीं होता, किंतु क्या होती है, चक्रीय संरचना। इस कारण से क्या होता है, एकल बंध का घूर्णन क्या हो जाता है, प्रतिबंधित, अतः उसमें भी कौन सी समायोजकता पाई जाएगी, ज्यामितीय समायोजकता। जैसे कि हम उदाहरण के लिए देखें, साइक्लोप्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल इन दो रूप में पाया जाता है, यह है समपक्ष रूप, और यदि ये विपरीत इसमें होंगे तो विपक्ष। तो इस प्रकार से साइक्लो यौगिकों में भी ज्यामितीय समायोजकता पाई जाती है। अब हम देखेंगे ऑक्जिमों का EZ नामकरण, किस प्रकार से ऑक्जिमों में हम नामकरण करें। तो जो ऑक्जिम का EZ नामकरण करते समय हम यह देखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ OH समूह तथा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कम प्रायिकता वाला परमाणु या समूह यदि एक ही ओर हो तो कौन सा हो जाएगा, Z समावयवी, और यदि इन समूहों के विपरीत दिशा में हो तो ये कौन सा समूह कहलाएगा, E समावयवी। जैसे कि हम यहाँ देखें, मैथिल और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की प्रायिकता कम है और इधर नाइट्रोजन हाइड्रोजन की तरफ है, तो ये कौन सा रूप होगा, Z, और इसका क्या नाम हो जाएगा, Z एसिटैल्डोक्सिम। इसी प्रकार से यहाँ देखें कि जो कम प्रायिकता वाला और OH विपरीत दिशा में है तो क्या नाम होगा, E एथिल मैथिल कीटोक्सिन। यहाँ हम देखें कि हाइड्रोजन की प्रायिकता कम है और ये OH इधर है अर्थात विपरीत दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, E बेंजल्डोक्सिन। तो इस प्रकार से हम EZ नामकरण के द्वारा ऑक्सिम, चक्रीय यौगिक आदि यौगिकों का नामकरण करते हैं। थैंक यू।